इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाई ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, मौसम ज़रूर बदल रहा है और देखा तो भाई भी गर्मी अत्यधिक बढ़ने लगी, तो भाई अपना ज़रूर ध्यान रखें। और कार्यक्रम में भाई हम हर बार नए विषय लेकर ज़रूर आते हैं और महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो ज़रूर करते हैं। और आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम बातचीत करेंगे भाई कृषि में भूमिगत सिंचाई प्रणाली के महत्व के बारे में। यही इसी तरह एक और चर्चा भाई मत्स्य संपदा योजना। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो भाई कृषि प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण जाना जाता है? तो भाई उसका नाम आपने बताना, उस ज़िले का जो हरियाणा का भाई जो ज़िला है बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण जो चावल का कटोरा या धान का कटोरा नाम से जाना जाता है, उस ज़िले का आपको नाम ज़रूर बताना है। और SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे को ज़रूर भेजिए। हमारा जो फ़ोन नंबर है 9466021336 यानी 94 660 21 336 पर आप SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से 6:50 से पहले ज़रूर दीजिए। और भाई जो सही नाम बताएगा भाई उसका नाम भी बताएंगे और उनका आभार भी ज़रूर प्रकट करेंगे। और बिना किसी देरी के साथियों, ये आप ज़रूर इसका सही उत्तर दीजिए। साथियों, हम बातचीत ज़रूर कर लेते हैं, कोशिश हमारी ज़रूर है। महत्वपूर्ण जो बातचीत है कृषि से संबंधित उस विषय पर भाई जो विशेषज्ञ है, जो एक्सपर्ट है या किसानों से बातचीत करके हम वो बातचीत के अंश आपको ज़रूर सुनाते हैं। ऐसी भाई एक भेंट वार्ता भी आपको ज़रूर सुना देते हैं। और जो भेंट वार्ता है बीज की गुणवत्ता विषय पर डॉक्टर शुभकरण कंबोज से मोहिंदर शर्मा की भेंट वार्ता। किसान भाइयों राम राम। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे जो हमारी फसलें हैं उनकी अगर हम उत्पादन की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो तत्व आता है जैसे भूमि है हमारी, उसके बाद मुख्य तौर पर खाद है और जो सबसे अहम है वो है बीज। बीज की बात करें तो बीज की गुणवत्ता एक बहुत ही मायने रखती है। अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगर आपका बीज सही होगा तो आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपका उत्पादन भी सही होगा। अगर आपका बीज ही खराब है तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि आप जितना मर्जी उस पर खर्चा कर लें फसल पे तो नुकसान किसान को ही होता है। इसी संदर्भ की अगर हम बात करेंगे तो आज हमारे साथ डॉक्टर शुभकरण जी हैं। शुभकरण जी कंबोज एक्सपोर्ट के डायरेक्टर हैं और पिछले लगभग अगर हम बात करें 25 सालों से बीज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे किस्म के और अच्छी फसलों के बीज इन्होंने उपलब्ध कराए हैं, चाहे वो इंद्री स्वीटी गाजर का बीज हो, चाहे धान का बीज हो, चाहे गेहूं का बीज हो या बाकी अन्य फसलों के बीज भी। तो डॉक्टर शुभकरण जी आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बात करेंगे इस सीजन की धान के लिए कौन कौन से बीज हैं, कौन कौन से बीज आपके पास उपलब्ध है। लेकिन उससे पहले बीज में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा बीज के बारे में बताओ, बीज किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार, राम राम। जैसे अभी जो फसल की बिजाई है डॉक्टर साहब वो है धान की बिजाई। धान में कुछ एरिया हैं जो मोटे धान की तरफ जाते हैं, कुछ एरिया हैं जो बासमती किस्म में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो है कि आपकी जो आप सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी खेत में रोगिंग बड़ी हो और जब आप उसकी ग्रेडिंग करें मशीनों में, अच्छी मशीनों से आप ग्रेडिंग करें कि कोई हल्का बीज ना हो, उसमें दूसरी वैरायटी का सीड ना हो, कोई मिक्सिंग ना हो और विगर अच्छा हो। और सीड ऐसा हो कि अगर 100 दाने आप जमीन में डालते हैं 100 के 100 में उगने की क्षमता हो, जर्मिनेशन पूरा होना चाहिए। जी, क्योंकि सबसे पहले तो ये अगर जर्मिनेशन बड़ी होगा तो फसल भी बड़ी होगी।
तो बिल्कुल। उसके लिए फिर हमने सीड में क्या कर रखा है, इस बार अच्छी दवाइयों से ट्रीटमेंट कर रखा है सभी बीज का, जितने भी धान के बीज हैं हमारे पास, क्योंकि उपचार करने से वो फंगस में भी काम करता है और कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें भी, और ग्रोथ प्रमोटर में भी। उससे क्या किसान को 4-5 किलो सीड में 1 एकड़ में उसकी पनीरी तैयार हो जाती है आराम से, और पैदावार भी ज़्यादा मिलती है अगर सीड का ट्रीटमेंट अच्छा हो रखे। मतलब आपका कहने का ये है कि जो सीड है, जो हमारा बीज है, वो बढ़िया विग्रस होना चाहिए जी। और ट्रीटेड होना चाहिए, बिल्कुल जी। अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें मिक्सिंग नहीं जी, की जी, होनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात आपने करी डॉक्टर साहब। अब आते हैं वैरायटियों के ऊपर। जो हमारी धान की फसल है उसमें कौन कौन सी वैरायटियाँ उपलब्ध हैं और क्या उनकी खास बात है? देखो डॉक्टर साहब, अभी जो परमल धान है, जो PR जिसको बोलते हैं, परमल में PR 126 सबसे ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है। चाहे आप पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो, इवन मध्य प्रदेश में भी PR 126 किसानों की सबसे पहली पसंद है जी। उसका कारण ये है, एक तो उसका टाइम कम है, लगभग 115 से 120 दिन में सीड टू सीड फसल तैयार हो जाती है, और पैदावार नॉर्मल लगा के चलो 32 से 35 कुंटल, और अधिकतम पैदावार कई जगह तो ये समझो आप 42 से 45 कुंटल भी फार्मर निकालते हैं जी। जो अच्छी ज़मीन है जहाँ पर। तो मैं अपन किसान भाइयों को ये कहूँगा भी अगर आपने आगे सब्जी लगानी है या कोई दूसरी फसल लेनी है जल्दी, तो कम समय के लिए आपने PR बताया PR 126 सबसे बेस्ट वैरायटी है जी। उपलब्ध है। हाँ, उसमें एक तो ड्वार्फ वैरायटी है, बोनी की समय अच्छा। गिरने की भी कोई दिक्कत नहीं है, बीमारियाँ बड़ी कम आती हैं उसमें जी। ये इसकी खास बात है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा दूसरी किस्म? इसके अलावा फिर PR 114 है, बड़ी प्रचलित किस्म है, वो इजीली पैदावार उसकी भी 35-40 कुंटल तक निकलती है जी। उसके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो टॉप पे जो वैरायटी है परमल में वो PR 126 है, जो पहली पसंद है किसानों की, और हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि इस टाइप की किस्में लगाई जाएं जो जल्दी पक कर तैयार हो। एक तो आपके पानी की बचत होगी और आप कम खर्चे में ज्यादा जी, पैदावार, हाँ जी, हाँ जी, कम टाइम में कम खर्चे बिल्कुल में, बिल्कुल बिल्कुल जी। जो PR 126 जी, वैरायटी है, बिल्कुल जी। ये किसान बिल्कुल उसको बो सकते हैं, कोई बिल्कुल दिक्कत जी, नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के लिए। जी, जी। जैसे अपने यहाँ पहले पूसा बासमती की बात करते हैं, मुच्छल को जो लोग जानते थे, जी, उसके जी, बाद उस ग्रुप में कौन कौन सी हैं? उस ग्रुप में है ना बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है कम टाइम में वो है पूसा बासमती 1509 1509 जी। उसका भी लगभग 115 से 120 दिन का टाइम लेती है टोटल सीड टू सीड। और अभी जो सिनेरियो पूरा वर्ल्ड वाइड बना है, चावल में बहुत अभी तेजी है जी। और किसानों की भी पहली पसंद इस बार जो नॉन बासमती में बनी हुई है 1509 सेगमेंट है, जो ये नंबर 1 पहली पसंद Choice है बनी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एक तो इसकी पैदावार ठीक है और भाव बड़े अच्छे मिलते हैं किसान को जी। और अगर बकाने को हम छोड़ दें, क्योंकि इसमें थोड़ी बकाने की प्रॉब्लम आती पकाने है, की दिक्कत आती हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अलावा वैरायटी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार बड़ी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट हुई है सीड की। तो आप क्या क्या करते हो? सीड बकाने के लिए भी सीड ट्रीटमेंट करते हो? जी जी, पहले पूरी रोकथाम नहीं थी, लेकिन इस बार अच्छे केमिकल से ट्रीटमेंट किया गया है जो बकाने की रोकथाम में भी कारगर है काफ़ी, और जर्मिनेशन भी उससे अच्छा होता है सीड का जो ट्रीटमेंट हमने किया है, और उसके साथ साथ टिलरिंग भी ज़्यादा रहती है, फुटाव भी ज़्यादा रहता है सीड का, जिससे किसान को फसल भी ज़्यादा मिलती है। ठीक। और 1509 के बारे में एक चीज़ और है कि कुछ किसान साथियों को हमने लास्ट ईयर सीड दिया था DSR के लिए, डायरेक्ट बिजाई के लिए। अच्छा। और उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, लेकिन ज़्यादा किसानों का तजर्बा यह है कि जो ट्रांसप्लांट की गई है और जो DSR की गई है, DSR वाली 3 कुंटल प्रति एकड़ ज़्यादा ही निकली है। अच्छा। हाँ, जो लोगों को ये भ्रम है कि DSR कम निकलती है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल उल्टा है, और सरकार भी यही चाहती है कि DSR की तरफ जो है लेके आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी किसानों को यही सलाह देते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भी आप DSR की तरफ जाएं, उससे आपके फर्टिलाइजर की भी सेविंग होगी। तो सीड रेट कितना डालना पड़ेगा उसमें? कुछ बढ़ा के डालना है कि उसमें ही काम चल जाता है? ये डिपेंड करता है जी, ज़्यादातर लोग तो 6-7 किलो में काम चला लेते हैं जी। और अच्छा। हाँ जी, कुछ लोग बोलते हैं जी हम 4 किलो डालते हैं, बाकी ये भी 5 किलो के एवरेज में बढ़िया टिलरिंग, 5 से 6 किलो बीज बिल्कुल DSR में यूज हाँ कर जी, सकते हैं। अगर नमी ठीक ठाक है खेत में, ठीक ठाक नमी है तो हाँ जी, उस हिसाब से कर सकते, और नमी तो होनी भी चाहिए बिना, बिल्कुल। क्योंकि नमी होएगी तो जमाव भी उस हिसाब से। बिल्कुल। अगर तो आप जो बीज तैयार करते हो उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी में क्या है? उसमें है कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जिन किसानों को हम सीड प्रोडक्शन के लिए देते हैं या खुद अपने फार्म पे प्रोड्यूस करते हैं, उसकी रोगिंग हमारी अभी 5-6 बार हम रोगिंग कराते हैं, कोई ऑफ टाइप ना हो खेत में। ठीक। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग होती है, कोई कंबाइन में कोई दूसरा वैरायटी का दाना नहीं हो, कंबाइन को प्रॉपर सफाई कराना, मिक्सिंग ना हो किसी तरह मिक्सिंग ना हो, ट्राली को सफाई कराना, फिर जो जिस बोरी में वो भरा जाएगा उस बोरी को थ्रोली चेक करना कोई दूसरा दाना तो नहीं है। जब सीड प्लांट में प्रोसेसिंग होगी
तो वहाँ सीड प्लांट को बार बार बिल्कुल चेक किया जाए कि कोई पहली वैरायटी का तो कोई ग्रेन नहीं है इसमें जो आगे जाके फार्मर फील्ड पे परेशानी दिक्कत करे। है। फार्मर की पहली चॉइस है कंबोज एक्सपोर्ट। उसके बाद आप सीड ट्रीटमेंट भी करके देते हो? बिल्कुल, जितना भी सीड इस बार दे रहे हैं हम फार्मर को, लास्ट ईयर भी हमने टोटल दिया है, तो सीड ट्रीटमेंट करके ही दिया जी। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी दिक्कत रहती थी भी, जैसे पहले के हम सीड की बात कर रहे थे, तो जैसे दूर के किसान थे जी जी, वो आने जाने का बड़ा रास्ता ऑफ टाइप से बिल्कुल, पड़ता, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बारे में क्या समाधान? इस समस्या का इस बार हमने निदान कर दिया डॉक्टर साहब। जैसे पंजाब के फार्मर थे, इवन कैथल, कुरुक्षेत्र, पेवा के, तो उनका ये रहता था कि यार इंद्री है ना बिल्कुल एक आउटसाइड पड़ जाता है। हाँ। तो इस बार कंबोज एक्सपोर्ट ने अपना रिटेल काउंटर पीपली अनाज मंडी में बनाया जी, शॉप नंबर 79। तो यहाँ हमारे पास सभी किस्मों के बीज उपलब्ध हैं। जो भी आसपास के फार्मर हैं या पंजाब साइड के आने जाने वाले फार्मर हैं, NH 44 पे पीपली मंडी पड़ती है, बिल्कुल इजीली एक्सेस है, आदमी अपनी गाड़ी से, ट्रांसपोर्ट से, किसी से भी आगे सीड ले सकता है जी। और उस पर ट्रेडमार्क जरूर देख लें। हाँ, ये आपने डॉक्टर साहब मेन अच्छी बात बोली है। ब्रांड बेचते हैं, असली नकली थैलियाँ छपवा के, और किसान भ्रमित रहता है। मेरे पास हर रोज़ 100-200 कॉल आती हैं जी। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, जब भी आप बीज खरीदें, जो भी थैली है या पाउच है, उस पर ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65, क्योंकि मिलते जुलते नामों से लोग बीज बेच देते हैं, किसान ले जाता है भोलेपन में। डॉक्टर साहब, तो धान के बीजों की बात आपने करी, इसके अलावा शहद का भी कुछ बता रहे थे आप? हाँ, शहद में डॉक्टर साहब अभी जो हम काम कर रहे हैं शहद पे, हम एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं टोटल। तो अब हमारा टारगेट है कि हम डोमेस्टिक में भी शहद पे कुछ काम किया जाए जी, क्योंकि सरकारें भी चाहती हैं कि किसान की आमदनी बढ़े। तो उस साइड में हम सोच रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए, अच्छा, जिससे किसानों की भी आमदनी बढ़े, हम मैक्सिमम किसानों को अपने साथ जोड़ सकें और एक अच्छी क्वालिटी का शहद आम आदमी को उपलब्ध हो सके जी, जो कंज्यूमर है उसको मिले। बढ़िया, क्योंकि आज क्वालिटी ही एक अपने आप में एक मुद्दा है, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी नहीं मिलती क्योंकि शहद में मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब आपने बात करी। अब बात करते हैं कि ये तो धान के अलावा और कौन कौन सी फसलों के आगे आने वाले सीजन में आपके पास है? आगे गेहूं के सभी किस्मों के बीज उपलब्ध रहेंगे डॉक्टर साहब, मतलब रबी के लिए भी उपलब्ध है? जी जी। उसके अलावा सरसों, तोड़िया और सब्जियों में गाजर, तरबूज, खरबूजा, इन सभी चीज़ों के बीज उपलब्ध रहेंगे हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी? कोई दिक्कत नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को यही कहता हूँ जी, बीज खरीदते समय ट्रेडमार्क अवश्य देखें और उपचारित बीज प्रयोग करें। अगर हो सके तो आप DSR से बिजाई करें, क्योंकि DSR में सरकार भी आपको फैसिलिटेट करती है और पानी की बचत होती है, आपकी डीजल की बचत होती है। और सभी किसान भाइयों का मैं दोबारा फिर धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मतलब कि हमारे को नंबर 1 पे बना के रखा है 25-26 सालों से, और हम भी यही प्रयास करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के बीज आप लोगों को उपलब्ध कराएं। डॉक्टर शुभकर्ण कंबोज जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आपने बताया कि किस तरह से बीज में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और आप लोग उसको कैसे मेंटेन करके रखते हो। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहनों और भाइयों, ये आपने भेंट वार्ता के अंश जरूर सुने और विषय बीज की गुणवत्ता विषय पर डॉक्टर शुभकर्ण कंबोज से मोहिंदर शर्मा की भेंट वार्ता आपने सुनी और महत्वपूर्ण जानकारी साथियों ये हमने साझा जरूर करी। और अब ये सुनते हैं रागनी, लेकिन कल के कृषि कार्यक्रम की भी बारी जानकारी आपको जरूर दे देते हैं। कल है रविवार, कार्यक्रम रहेगा तारे संदेश हमारे गीत, और सोमवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आए साथियों, कार्यक्रम अन्नदाता में हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे हरे चारे के लिए मक्का की बिजाई। इसी तरह जानकारी भाई ज़रूर देगी प्राकृतिक खेती, और प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों है इसकी भी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। और सोमवार का आप कार्यक्रम ज़रूर सुनिए। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते।
बात कहन की को ना, एक म्यान में दो बरछी दिके कह रहन की को ना, दरबारा में शोर माच जाए चोट सहन की को ना, जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की को ना, जम्मल भी मेरे भाई का बेटा खोट कहन की को ना, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, न्यू आवेदन न्यू है चाला जा, गैल मरा न करते मरती बढ़िया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते, उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बढ़िया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते। हटाऊंगा बालक पण नादान अवस्था, क्यों करे घर ते ताऊंगा, 10 मानस का 6 हो जावे, क्यों कर जीव हलाऊंगा, बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा, बेशर्मी ते दरबारा में क्यों करे आंख मिलाऊंगा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा, पर डाब चर्या न करते मरती बढ़िया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते, उसकी करनी उसके आगे जिक्र करा न करते, मरती बढ़िया दुश्मन के सरे, दोस्त धरा न करते। एक बेल का दो तुम्बे हो, एक ही हो से उनकी जात, एक फिर गलिया में बजता एक साधु संता के साथ, एक बाप का 2 बेटे हो, एक ही उनका हो से गात, एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात, एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा। तो साथियों, बातचीत में हम अन्य विषय जरूर ले लेते हैं और सबसे पहले बेर के बागों की कटाई छटाई कैसे करें इस विषय पर ज़रूर बात कर लेते हैं। बातचीत आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन पहले ये विषय ज़रूर लेते हैं। और बात हम जब बेर की करते भाई, हरियाणा में फलों का जो कुल उत्पादन है वो 3,02,887 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर व कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 41,450 हेक्टेयर के आसपास से आका गया है। और हरियाणा में भाई फलों के कुल उत्पादन में बेर का जो उत्पादन 36,747 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर व बेर का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं 3,717 हेक्टेयर आका गया है। और भाई जब बेर की कटाई छटाई की बात करें तो भाई देखो मौसम ज़रूर होता है, इसमें छोटे पौधों की जो काट छाट या सिंचाई की बात करते हैं, आरंभ में छोटे पौधों की टहनियों व तने की काट छाट को ही सिंचाई कहते हैं, जिससे पेड़ का एक उचित व मजबूत ढांचा मिलता है। और पौधशाला में जो चश्मा चढ़ाने के बाद पौधे कुछ तिरछी बढ़वार ले लेते हैं, ऐसे में तने को छोड़कर सभी शाखाओं को काटने रहना चाहिए और तने को किसी बांस की डंडी आदि से सहारा दे ताकि पौधा जो सीधी बढ़वार ले सके। और इसी तरह साथियों शुरू में जो शाखाएं होती है वो तेजी तक जरूर बढ़ती है। पौधे हैं जो जल्दी ही 2-3 फुट
का हो जाता है। तो इस टाइम में भाई सभी शाखाओं के साथ तने को जो ऊपर तक काट देवा है, ताकि पौधा विभिन्न दिशाओं में 4-5 टहनियाँ विकसित करे। और ये जो काम से ये पौधरोपण के दूसरे वर्ष मई जून के महीने में हमने ज़रूर करना चाहिए। और तीसरे वर्ष में की बात करें तो विकसित 4-5 शाखाओं को आगे सिरे से काट लेना चाहिए, ताकि इन विभिन्न शाखाओं में द्वितीय शाखाएं निकल जाए। इस दौरान पौधे में फूल आने पर उन्हें तोड़ते रहे, ताकि वनस्पति वृद्धि पर विपरीत असर न पड़े। और इस प्रकार हम पौधे की जो बढ़वार को नियंत्रित करते ही शुरू के वर्षों में अच्छा व मजबूत ढांचा प्राप्त कर सके। तो भाई कटाई छटाई क्यों करें? मुख्य तने या शाखा का कुछ हिस्सा काट देना तथा सिंचाई द्वारा जो शक्ल देना ही कटाई छटाई कहलाता है। तो बेर में फूल नई शाखाओं पर ही लगते हैं, इसलिए इनकी कटाई छटाई प्रतिवर्ष करना चाहिए। और बेर के जो पेड़ की कटाई छटाई के बारे में भाई बात करें तो देखो, एक तो इसका जो उद्देश्य यही है कि ज़्यादा गहरी व संकरी शाखाओं को निकालने के लिए हम करते हैं। इसी तरह फलत व वनस्पति जो वृद्धि में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा फालतू बढ़वार को रोकने के लिए, ताकि पौधे व फूल के उम्र अनुसार ही विकसित इसमें हो सके। तो साथियों, ये तो बातचीत करी हमने बेरों के बारे में, क्योंकि देखिए जो बेर की जब हम बात करते हैं तो भाई बेर के बागों की देखभाल करेंगे तो जब मौसम होगा बेर का, तो उसमें हम अच्छी तरह इसमें फल ले पाओगे। तो ये कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईब जिस तरह गर्मी है तो पानी का और देख रेख कटाई छटाई का यो टाइम बढ़िया से। और इसी तरह साथियों जो अन्य बातचीत करें तो देखो, खेती के अंदर हमने वो तमाम सभी बातें ज़रूर ध्यान रखनी पड़ती है। और बात हम ज़रूर कर रहे हैं भाई मौसम की भी। और मौसम की जब बात करें तो साथियों, मौसम में हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी मौसम हो, अगर जो हम उसमें ध्यान रखेंगे तो अच्छी तरह हम कृषि को इसमें हम फ़ायदा ले सकें। और बातचीत में आगे हम ज़रूर बातचीत करते हैं। और मौसम की बात कर रहे थे भाई, आज का अधिकतम 39 और न्यूनतम की बात करते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम 41 और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो भाई ये बातचीत हमने ज़रूर करी। और बातचीत में अन्य बात करें तो साथियों, इसमें हम भूमिगत सिंचाई प्रणाली के महत्व की और लाभ की बातें ज़रूर कर लेते हैं। कृषि में भूमिगत सिंचाई प्रणाली सब सरफेस इरिगेशन एक आधुनिक और अत्यधिक कुशल तकनीक से, और इसमें पानी और पोषण तत्वों को पाइपों के जरिए सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। और यह जो प्रणाली है भूमि की बर्बादी को रोककर पैदावार में भारी वृद्धि करती है। तो भूमिगत सिंचाई प्रणाली के जो महत्व की बात करें तो एक तो देखो, पानी की जो भारी बचत है वो भी इसमें होती है। इस विधि में पानी वाष्पीकरण द्वारा नहीं उड़ता, जिस तरह सामान्यतः खुली सिंचाई की जो तुलना में लगभग 50 से 70% तक का पानी की इसमें हमारी बचत होती है। इसी तरह भाई सीधी जड़ों तक भी पोषण की बात करें तो पाइप जमीन के नीचे होने के कारण पानी व उर्वरक सीधे तौर की पौधे की जड़ों को मिलते हैं। इस तरह फर्टिगेशन भी कहते हैं, जिस तरह उर्वरकों को कार्य क्षमता में काफ़ी सुधार होता है। इसी तरह भाई खरपतवार से बचाव की बात करें तो खेत की जो ऊपरी सतह सूखी रहती है, जिस तरह खरपतवार पनपने का मौका बहुत कम मिलता है। और फसल की गुणवत्ता में सुधार की बात करें तो भाई जड़ों में नमी का उचित स्तर बना रहता है, रहने से पौधों की जो वृद्धि तेज़ी से होती है, जिस तरह उपज की गुणवत्ता का पैदावार बढ़ती है। और इसी तरह साथियों मिट्टी का जो कटाव भी इसमें रुकता है, क्योंकि पानी के बहाव से होने वाला जो मृदा अपरदन नहीं होता और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता इसमें बरकरार रहती है। तो भूमिगत सिंचाई पर मिलने वाले जो बातचीत करें तो भाई इसका लाभ तो ज़रूर होता है। और इसी तरह साथियों जो भूमि की जब हम बात करते हैं तो इसका हमारा लाभ ज़रूर होता है। तो साथियों ये बातचीत हमने ज़रूर करी। और अब बातचीत को आगे ज़रूर बढ़ाते हैं, अन्य जानकारी आपको ज़रूर कर लेते हैं। साथियों देखो, गर्मी का मौसम ज़रूर बढ़ रहा है, तो गर्मी में आप स्वयं भी अपना ध्यान रखिए, पशुओं का भी ध्यान रखिए। और इस टाइम जब हम पशुओं की बात करते हैं, अपने डांगर ढोर की बात करते हैं, तो इसके अंदर भाई एक तो उनकी पानी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। उनके जो जहाँ पर हम पशु ने बंद है वहाँ की भी व्यवस्था सही होनी चाहिए। भाई गर्म हवा जिस तरह आती है तो वहाँ पर आप बोरी लगा दो भाई, पंखे का कूलर का सही प्रबंध कर दे। और
पशुओं को भी भाई 2-3 बार जरूर नहलाना चाहिए, साफ सफाई हमने ज़रूर इसमें रखनी चाहिए। तो साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे ज़रूर प्रश्न करा था कि हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा या धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। और इसका जो सही उत्तर है साथियों हम आपको बता देते करनाल है। और जो सही उत्तर हमारे को सबसे पहले जो भाई ने दिया उनके नाम है ज़रूर ले लेते। भाई संजीव कुमार, अमन कुमार और भाई गांव खोंकाणी करनाल से, इंदरी से इन्होंने सही जवाब दिया है। इसी तरह साथियों एक और सही जवाब ज़रूर है, लेकिन नाम ज़रूर भाई अंसुर लिख के नाम रह गया, लेकिन एक और नाम ज़रूर लेते हैं। इन्होंने भाई उत्तर छोड़ दिया, नाम ज़रूर लिख दिए। तो हेमलता रादौर से राजकुमार पुजारा, नीता पुजारा, साहिल पुजारा। तो भाई एक और हम सही जवाब ले लेते। भाई ये पारस ने सही जवाब दिया है। एक कुरुक्षेत्र सेक्टर 30 से पारस, बबीता और परिवार के सभी सदस्य हैं। तो साथियों ऐसे ही आप ज़रूर भाग लेते रहिए। और अब सुनते हैं ये संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों ये तो आपने संदेश सुना और बात हम ज़रूर कर लेते हैं। भाई आपको ज़रूर महत्वपूर्ण नंबर बता देते हैं किसान कॉल सेंटर का 1551, और घर बैठे आप सारी जानकारी आप ज़रूर ले सकते हैं। इसी तरह PIB के माध्यम से भी आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।